हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम लोग अभी बहुत दिन बाद लेक्चर ला रहे हैं। कुछ टाइम बाद लाने का रीज़न यही है कि कुछ चीज़ें चल रही थी जो हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। और अब जो है, अब लेक्चर रेगुलरली हम चाहेंगे कि हम पोस्ट करें, और हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलरली लेक्चर पोस्ट करें। एंड दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट। एंड हम किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं अगर आप पूछेंगे तो यूपीएससी तो हम पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें यूपीएससी के लिए हमने पढ़ी है। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद होंगी, बिकॉज़ मैं नहीं थी, पर आप लोग एग्ज़ाम ज़रूर दे रहे होंगे, जितने भी एग्ज़ाम्स थे। अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं एग्ज़ाम को, वो यूपी का आरओ का एग्ज़ाम है, ठीक है, और बिहार पीएससी का एग्ज़ाम है, अभी प्रीलिम्स होने वाला है। यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको इनमें मिल जाएंगे, जो मैं अभी आज पढ़ाऊँगी आपको। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आए हैं। करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी एग्ज़ाम में। एंड अगर बात करें तो 30% जो क्वेश्चन रहते हैं वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहते हैं। सो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे आज करंट अफेयर्स। दृष्टिगत घटना चक्र जो है, और ये पूरा इंग्लिश मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम वालों के, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर हम टेस्ट की बात करें तो हम पढ़ाने के बाद, ये पूरा नोट्स कवर करने के बाद, हम एक टेस्ट भी निकालेंगे करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको टेस्ट दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना होगा। एंड इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आप लोग खुद पढ़िएगा, या फिर जो नहीं समझ में आएगा वो मैं पढ़ाऊँगी। एंड या फिर हम ये पूरा कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करेंगे फिर से। पॉइंट्स टू रिमेंबर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा, let me scroll it. Yes, the first topic is our political and national affairs। जो भी political news है और national affairs news है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। and the first topic आज हम ख़त्म करके रहेंगे। और जो भी चीज़ें important points हैं वो मैं आपको already verbally भी बताऊंगी, orally भी बताऊंगी। and इसमें सारी कुछ चीज़ें मैंने highlights की हैं, वही चीज़ें आपको पढ़नी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें से एक भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हाईलाइटेड है इस पीडीएफ में, सिर्फ वही याद करना है, और उसको थरली याद करना है। ये नहीं कि आप कुछ चीज़ें याद करें, कुछ चीज़ें ना याद करें। सो फर्स्ट टॉपिक इज इन दिस इज त्रिपुरा डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट। अब लिटरेसी की बात करें अगर आपको, तो लिटरेसी आपको पता होगा कि क्या होता है। कोई भी पर्सन अगर वो रीड और राइट कर पा रहा है, अ पर्सन इज एबल टू रीड एंड राइट, दैट इज कॉल्ड लिटरेट। बट हमारे सेंसस में क्या डेफिनेशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, सेंसस में डेफिनेशन दी गई कि जो भी पर्सन, किस पर्सन को लिटरेट बोला जाएगा, वो पर्सन को लिटरेट बोला जाएगा जो 7 साल या 7 साल से एज की ऊपर का है, और वो लिख पा रहा है, और कोई भी पढ़ पा रहा है, कोई भी लैंग्वेज पढ़ पा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे लिटरेट। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऐड की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अ पर्सन इज डिक्लेयर लिटरेट इफ दे आर 7 years ऑफ एज और ओल्डर एंड कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। तो लिटरेट किसे बोलते हैं, सेंसस के हिसाब से डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे सेंसस में जो डेफिनेशन दी है उसी हिसाब से लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया जाता है। तो कोई भी पर्सन जो 7 साल और 7 साल से ऊपर की एज का है, अगर वो बहुत अच्छे से रीड और राइट कर पा रहा है कोई भी लैंग्वेज को, तो उसको हम बोलेंगे लिटरेट। अब अभी अगर हम बात करें तो हमारे मेनली 3 स्टेट जो हैं वो फुली लिटरेट डिक्लेयर किए गए हैं। सबसे पहला स्टेट जो फुली लिटरेट डिक्लेयर किया गया था, दैट वाज द मिजोरम। सेकेंड स्टेट इज गोवा, एंड द थर्ड स्टेट जो अभी फुली लिटरेट डिक्लेयर किया गया है, दैट इज त्रिपुरा। वेरी इंपॉर्टेंट, एमजीटी से याद रखिएगा, एमजीटी से याद रखिएगा, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ठीक है। तो त्रिपुरा डिक्लेयर फुली लिटरेट स्टेट कौन सी स्कीम के अंदर, अंडर उल्लास नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम के अंदर जो है त्रिपुरा को डिक्लेयर किया गया है। अभी अगर हम बात करें तो हमारे लिए डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जून 23 को डिक्लेयर किया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन से स्टेट्स डिक्लेयर किया गया है फुली लिटरेट स्टेट, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो एमजीटी से याद रखिए, मिजोरम,
गोवा एंड त्रिपुरा। अब अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जो है उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था गोवा को एज अ फुल फंक्शनल लिटरेट स्टेट अंडर दिस, बट गोवा जो है वो हमारा सेकेंड स्टेट है और मिजोरम जो है हमारा फर्स्ट स्टेट है। और ये किसके अंदर डिक्लेयर किया गया है? दिस अचीवमेंट्स जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 वाली, उसमें बोला गया था कि हमको फुल लिटरेसी पूरे इंडिया को फुल लिटरेसी बनाना है बाय 2030। तो ये इसी के अंदर जो है ये कहीं ना कहीं हम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो अभी 3 स्टेट्स डिक्लेयर किए गए हैं, बाकी सब इसमें न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि मिजोरम जो था वो पहले यूटी था या नहीं था, और वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है एज अ स्टेट डिक्लेयर किया गया है, और ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर हम बात करें यूटीज़ की, तो हमारा लद्दाख जो है वो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो फुली लिटरेट डिक्लेयर किया गया है। तो कौन कौन से स्टेट एमजीटी स्टेट डिक्लेयर किए गए हैं फुली लिटरेट स्टेट, कौन सी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है। पहला स्टेट था मिजोरम, दूसरा था गोवा, तीसरा है त्रिपुरा, एंड लद्दाख इज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिसको डिक्लेयर किया गया है फुली लिटरेट। तो दिस इज द न्यूज इन दिस, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही 4-5 पॉइंट्स याद करने आपको। सेकेंड है 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी की बात करें तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में या लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा कि हमारी जो इमरजेंसी है वो 3 टाइप्स की होती है। आप ये नोट करते जाइएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे थोड़ी कम जगह है, ठीक है। बट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी की अगर बात करें तो आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी आती है, फिर आर्टिकल 356 के अंदर हमारी प्रेसिडेंट्स रूल आती है, एंड आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। सो नोटेड डाउन, आप लिख सकते हैं वहाँ पे, हालांकि आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसके अंदर की जो इमरजेंसी वाली चीज़ें हैं वो मैं पॉलिटी अगर सेक्शन स्टार्ट करूँगी तो उसमें मैं पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से, मैं खुद के नोट्स अपने अपलोड करके पढ़ाऊंगी आपको, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू बिकॉज वो नोट्स बिल्कुल डायग्राम फॉर्म में है एंड फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, तो आपको याद करने में भी ईजी होगा। ओके, सो 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी। तो इस बार इमरजेंसी पे क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में। अगर हम बात करें तो यूपी पीसीएस का जो अभी प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, इमरजेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। लेट मी मतलब क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ बट मैं क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ। आर्टिकल 350 गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन था। उसमें पूछा गया था कि आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिक्लेरेशन ऑफ एन इमरजेंसी। येस, इट इज राइट। अभी मैंने आपको बताया कि 3 टाइप की इमरजेंसी होती है और नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है। एन इमरजेंसी में टेक्स प्लेस एट एनी टाइम, कभी भी इमरजेंसी कर सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं कर सकते। 3-4 सिचुएशंस होती हैं उसमें कर सकते हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन अगर हो रहा है तो ही कर सकते हैं, ठीक है। या फिर स्टेट आर्टिकल 356 के अंदर तब कर सकते हैं जब हमारा स्टेट जो है यूनियन के डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन नहीं फॉलो कर रहा है। और आर्टिकल 360 के अंदर हम फाइनेंशियल, अगर कोई कंडीशन आ गई है इंडिया में तब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो दीज आर द इमरजेंसीज। अब 50 ईयर्स इमरजेंसी को कंप्लीट हुए हैं, दैट्स वाई ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में आएगा या फिर यूपीएससी में आएगा। तो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में इन्होंने ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर बात करें तो आर्टिकल 350 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी को बताता है। और नेशनल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट जो है, कौन डिक्लेयर करता है इमरजेंसी? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। किसकी एडवाइस में डिक्लेयर करते हैं? कैबिनेट के एडवाइस में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी अपने से डिक्लेयर नहीं करते कोई भी इमरजेंसी, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस में ही डिक्लेयर करेंगे। इट इज ये क्या है, अमेंड किया गया था, उसके बाद ये जोड़ा गया। और कौन कौन सी सिचुएशन में? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। अब आर्म्ड रिबेलियन की अगर बात करें और वॉर और एक्सटर्नल, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था जहां पे पहले क्या था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस एक टर्म था वो लिखा हुआ था, बस उसको रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन का टर्म ला दिए हैं। तो यही सब इसमें मेंशन है। बाकी सब चीजें आपको अदर एग्जाम्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो
आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा इमरजेंसी, किसके एडवाइस में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में। कौन सी सिचुएशन में? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। कहाँ पे डिक्लेयर कर सकता है? इंडिया में पूरे डिक्लेयर कर सकता है या फिर किसी पार्ट में भी डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये था कि पहले क्या था कि इंडिया के पूरे पार्ट में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती थी, बट 42nd अमेंडमेंट ने बोला कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी पार्ट में भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, मतलब इमरजेंसी का जो एरिया है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि इस रीजन में ही बस इमरजेंसी लगेगी, बाकी रीजन्स में नहीं लगेगी। अब 38 अमेंडमेंट एक्ट आया था जहाँ पे प्रेसिडेंट को एम्पावर किया कि आप जो है इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन आप कब कब दे सकते हैं। तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन और या फिर इमिनेंट डेंजर है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ होने वाला है, तब भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजन। आई होप इट इज क्लियर। आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 is related to president's rule, and article 360 is related to financial emergency. So these are the emergency provision written under the Constitution of India. That's why question is expected, and the question already come in UPPCS prelims examination. Okay, now let's come to Samvidhan Hatya Divas. दिस इज अ स्मॉल न्यूज़। 25 जून को अभी यूनियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है संविधान हत्या दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डरी डे ईच ईयर। जून 25 को मनाया जाएगा। तो हर साल आप देखते हैं कि हमसे डेज भी पूछे जाते हैं, किस डेज में क्या मनाया जा रहा है, किस डेज में क्या मनाया जा रहा है। तो जून 25 को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अब जून 25 को संविधान हत्या दिवस क्यों बोला गया? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो पावर को एब्यूज कर रहे थे, पावर का मिसयूज कर रहे थे, जिनसे बहुत सारी चीज़ों को नुकसान, बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा था। तो इसलिए जो है ये बनाया गया। तो संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? जून 25 को। बस इतना ही याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन सिंदूर। आप सब वाकिफ होंगे, अभी जो हमारा अटैक हुआ हमारे यहाँ इंडिया में, ठीक है, पहलगाम अटैक, टेरर अटैक। इट इज़ अ वेरी, मतलब बहुत ही गंदा अटैक हुआ था, जो लोगों को मारा गया। किसी भी धर्म से रिलेटेड जो अटैक था कि किसी भी धर्म पूछ के आप मार रहे हो कि वो हिंदू हैं, तो दैट वॉज वेरी रॉन्ग। सो उसी के चलते हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो May 7, 2025 को लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो इंडिया की तरफ से रिटेलिएशन मेजर था जो हमारी इंडिया ने लिया अगेंस्ट द पाकिस्तान, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? May 7, 2025 में। ये यहाँ पे क्या किया गया? 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स जो थी पाकिस्तान की, उनको टारगेट किया गया, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की भी जो थी वहाँ पे भी टारगेट किया गया। अब ऑपरेशन जो है वो क्या था? रिटेलिएशन था पहलगाम अटैक के लिए। अटैक जो है, पहलगाम अटैक किया किसने था? ऐसा बोला जाता है कि रेसिस्टेंस फ्रंट जो थी, लश्कर तैयबा का एक ग्रुप है, उन्होंने जो है पहलगाम अटैक स्टार्ट किया था और किया था। विंग कमांडर अगर हम बात करें, जो हमारे यहाँ की विंग कमांडर, द 2 लेडीज, दे आर द, मतलब 2 विमेन, दे आर गिविंग दैट कि लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं। तो व्योमिका सिंह एंड कॉलोनल सोफिया कुरैशी जो थे, वो हमारे विद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, उनके साथ जो है पूरा ऑपरेशन उन्होंने पूरे इंडिया को बताया। पूरे इंडिया के जो लोग थे वो सब न्यूज़ देख रहे थे उस टाइम पे, और ये दोनों जो लेडीज़ थी एंड विमेन हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह ब्रीफिंग किया, जिसके कारण हमारी इंडिया की जनता बहुत शांत रही इसके दौरान और बहुत आराम से चीज़ें हो पाई। तो 9 लोकेशंस इसके अंदर टारगेट किए गए। अब लोकेशंस क्या क्या हैं? लोकेशन के नाम आपको इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विच आर द थिंग्स आर इन न्यूज़, तो वो पूछा जाता है, तो आपको याद होनी चाहिए। तो पहली है मरकज शुभन अल्लाह, ये भावलपुर में है, ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। फिर मरकज तैयबा मुर्देकी, लश्कर तैयबा का बेस है, जो कि प्लानिंग और कोऑर्डिनेट करते हैं बॉर्डर अटैक्स के लिए। फिर महमूना जोया सियालकोट में है। मरकज़ अहल हदित
बरनाला, ये लश्कर तैयबा का एक रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन हब है। फिर सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, फिर शवाबी नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद, मरकज़ रहील शाहिद कोतली, फिर मरकज़ अब्बास कोतली एंड सर्जल फैसिलिटी तेहरा कलान। सो दीज आर द कैंप्स जो टारगेट किए गए। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट कोटली कहाँ है आपको याद करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन बुनियन लॉन्च किया हमारे इंडिया को टारगेट करने के लिए, इंडिया के जो भी मिलिट्री बेस है उनको टारगेट करने के लिए, और ऐसे ही टेरर अटैक एक दूसरे के उसमें चलता रहा। फिर यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोला, तो इंडिया और पाकिस्तान ने May 10, 2025 को एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया, जहाँ पे दोनों ने बोला कि अब हम नहीं करेंगे चीज़ें। अब व्हाट आर द प्रिसीशन वेपन्स जो यूज़ किए गए इंडिया के द्वारा इन ऑपरेशन सिंदूर, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही आपको याद करने की जरूरत है। तो सबसे पहला था स्कैल्प क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प क्रूज मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल की अगर बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिसाइल, क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। क्रूज मिसाइल जो होता है वो जनरली एंडो एटमॉस्फेरिक होता है, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर ही काम करता है, पर बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो हमारे एक्सो एटमॉस्फेयर और एंडो एटमॉस्फेयर दोनों में काम करता है, ठीक है। अब क्रूज मिसाइल की अगर बात करें तो अभी हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्मोस मिसाइल पे, अभी हम पढ़ेंगे ब्रह्मोस मिसाइल, इसमें भी है। तो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, असर्शन रीजनिंग का ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 96 है। इंडिया ने इन अप्रैल 2024 इंडिया डिलीवर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस एंड द मिसाइल रेंज हैज 490 किलोमीटर्स। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो पूछे गए। एक रुद्रम 2 पे भी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो मिसाइल्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला है स्कैल्प क्रूज मिसाइल, इसको मैन्युफैक्चरर कौन है, एमबीडीए। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि किसने मैन्युफैक्चर किया है, किससे लॉन्च किया गया, राफेल फाइटर जेट से लॉन्च किया है। राफेल कहाँ का फाइटर जेट है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसका रेंज कितना है, 500 किलोमीटर। तो रेंज पूछा जाता है इसलिए रेंज याद रखिएगा। ये किस लिए है, जो भी हमारे स्टेशनरी एसेट्स है, स्टेशनरी एसेट्स मतलब खड़े, मतलब जो मूव नहीं कर रहे हैं, मोबाइल एसेट्स नहीं है, मतलब खड़े ही हैं, तो उन सब चीज़ों को टारगेट करने के लिए लॉन्च किया गया। फिर आते हैं हैमर प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, गाइडेड बॉम्ब। ये भी राफेल फाइटर जेट्स के थ्रू लॉन्च किया गया है। 15 to 70 किलोमीटर इसका रेंज है, और ये मीडियम रेंज टारगेट को इंगेज करता है, जो भी हमारे मोबाइल टारगेट्स हैं, जो मूवेबल टारगेट्स हैं उनको। फिर आते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस। ये एग्जाम्पल नागस्त्र 1 जो है, जिसको डेवलप किसने किया है, सोलर इंडस्ट्रीज ने। ये हमारे थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको स्ट्राइक करेंगे। नेक्स्ट है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, अभी रिसेंटली यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में आया था। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगर बात करें तो ये इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन है। ये लैंड, सी, एयर, सबमरीन हर जगह से अटैक किया जाता है, और इसकी रेंज कितनी है, 290 किलोमीटर्स। द क्वेश्चन हैज आस्क्ड द रेंज इज 490 किलोमीटर्स, तो 490 किलोमीटर्स इज रॉन्ग। अप्रोक्सीमेटली इसकी रेंज कितनी है, 290 किलोमीटर्स है। सुपरसोनिक स्पीड है, सुपरसोनिक स्पीड का मतलब 3 टाइप की स्पीड होती है, सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक स्पीड किसे बोलते हैं, जब मैक 5.0 से ज़्यादा हो। सुपरसोनिक स्पीड 2.8 से 3.0, और सबसोनिक जो होती है वो 1 से कम जो स्पीड होती है, 1 के लगभग, तो उसको सबसोनिक बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट है S-400 ट्रायम्फ, जिसको सुदर्शन चक्र भी बोला गया है इसको, ठीक है। तो सुदर्शन क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ दीज मिसाइल्स कॉल्ड सुदर्शन चक्र। तो S-400 ट्रायम्फ को सुदर्शन चक्र बोला गया है। इंडिया का स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस शील्ड है। रशिया ने अभी इंडिया को सप्लाई किया था ये, ठीक है, और ये वेपन ऑफ प्रोटेक्शन की तरह यूज़ किया जाता है। इसका जो रेंज है दैट इज अप टू 600 किलोमीटर अवे तक हमारा ये रेंज है इसका, और टारगेट कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मॉक ड्रिल 2025, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया अक्रॉस 244 डिस्ट्रिक्ट थ्रू आउट द इंडिया। अब पास मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करें जो इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया है, पहला था कैक्टस लिली 1971 में। इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखें कि ये किस लिए लॉन्च किया था, इंडिया पाकिस्तान के लिए। पहला है ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971, फिर ऑपरेशन ट्रिडेंट 1971, ऑपरेशन पाइथन 1971, मेघदूत 1984, विजय 1999, सफ़ेद सागर 1999,
उरी सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और ऑपरेशन बंडार 2019 जो कि पुलवामा अटैक के लिए लॉन्च किया गया था। तो दीज आर द ऑपरेशन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। बट कुछ ऑपरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे अदर कंट्रीज के बीच में है, वो पहला ऑपरेशन है 2016 में लॉन्च किया गया ऑपरेशन संकट मोचन। किसके साथ संकट मोचन, किसके उसमें लॉन्च किया गया? तो सबसे पहला है ऑपरेशन जो है ये साउथ सूडान में लॉन्च किया गया। सिविल वॉर के टाइम पे जितने भी हमारे पीपल थे उनको वहाँ से हटाने के लिए। 2017 में ऑपरेशन इंसानियत लॉन्च किया गया, वो बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था। जो रोहिंग्या क्राइसिस हुए थे उनको कम करने के लिए। फिर ऑपरेशन मदद लॉन्च किया गया, केरला में फ्लड आया था, उसमें पीपल्स को रेस्क्यू करने के लिए। समुद्र सेतु कोविड-19 में लॉन्च किया गया, जो भी पीपल हैं उनको रिपेट्रिएशन मिशन के लिए। देव शक्ति अफगानिस्तान में लॉन्च किया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में लॉन्च किया गया। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो उसके कारण इंडिया के बहुत लोग वहाँ पे रह गए थे, तो उनको हटाने के लिए वहाँ से। ऑपरेशन दोस्त टर्की और सीरिया में लॉन्च किया गया कि ये एक अर्थक्वेक रेस्क्यू मिशन था। तो याद रखिएगा दीज मिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। संकट मोचन साउथ सुदान, संकट साउथ सुदान, संकट साउथ सुदान। इंसानियत किसको हम दिखाते हैं? जब किसी के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो रोहिंग्या रिफ्यूजीज के साथ उस टाइम बहुत गलत हुआ था, तो बांग्लादेश में लॉन्च किया। मदद हम किसको प्रोवाइड करेंगे? जो कहीं चीज़ों में फंस गया है, जैसे फॉर एग्जांपल केरला फ्लड आया तो लोग उसमें फंस गए हैं, वहां से नहीं निकल पा रहे, तो ऑपरेशन मदद मांगते हैं ना, जब आप डूबने लगते हैं तो हेल्प करते हैं, तो ऑपरेशन मदद फ्लड। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑब्वियसली समुद्र सेतु से आपको ऐसा कुछ इसका बन नहीं पा रहा है, बट कोविड-19 के टाइम पे समुद्र सेतु आप इतना याद रखें। देवी शक्ति अफगानिस्तान के टाइम पे लॉन्च किया गया। गंगा रशिया यूक्रेन, और दोस्त जो है टर्की और सीरिया के टाइम पे अर्थक्वेक रेस्क्यू मिशन। अब इंडिया के 5 पॉइंट एक्शन प्लान थे जो कि हमारे अटैक के टाइम पे। तो पहला था इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना है जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ था। अटारी वाघा बॉर्डर जो है चेक पोस्ट, उसको बंद कर देना है पूरी तरह, ताकि कोई भी आ ना सके और ना ही जा सके। रिवोक करना है सार्क का वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम फॉर पाकिस्तान। जितने भी पाकिस्तान मेंबर्स थे उनको, सार्क के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें पाकिस्तान को भी वीज़ा एग्जेम्पशन दिया गया था, बट पाकिस्तान को हटाना है। हम पाकिस्तान मिलिट्री एडवाइजर्स जो है उनको एक्सपेल करना है यहाँ से, और डिप्लोमेटिक पर्सनल जो है उनको रिड्यूस करना है। तो इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करें, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि 1960 में साइन की गई थी। और ये किसके थ्रू साइन किया गया? वर्ल्ड बैंक ने साइन करवाया था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है इसके ब्रोकर्ड है। अब अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है उनको पंचनाद भी बोला जाता है इंडस रिवर्स को। तो इन जून कारण बिट्सो, तो जो भी हमारी रावी ब्यास सतलज जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो इंडिया का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ है, तो जितना भी वाटर होगा इंडिया इसका यूज़ करेगा। वेस्टर्न रिवर्स की अगर बात करें तो इंडस झेलम चेनाब जो है वो पाकिस्तान की तरफ है, वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान, तो 80% जो वाटर है वो उसका पाकिस्तान यूज़ करेगा, बट इंडिया भी उसमें यूज़ करेगा। ये वर्ल्ड बैंक लेकर आई है। नॉन सस्पेंशन क्लॉज, तो अगर हम बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी में एक क्लॉज था कि ये वॉर के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं की जाएगी, ऑपरेटिव रहेगी हमेशा। बट अभी पहली बार जो है इंडिया ने पूरी तरह फर्स्ट एवर सस्पेंशन लॉन्च किया सिंस 1960, ठीक है। और ये मूव किसके अंडर लाया गया? आर्टिकल 62 जो है वेना कन्वेंशन का, उसके थ्रू लाया गया। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये पहली बार सस्पेंड हुई है जब से स्टार्ट हुई थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट आते हैं वाक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो वाक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा ने पास कर दिया अप्रैल 3, 2025 को, और प्रेसिडेंट्स का एसेंट बस बचा है, वो भी मिल जाएगा, उन्होंने भी एसेंट दे दिया है। अब अबाउट वाक्फ की बात करें तो वाक्फ क्या है? वाक्फ एक इस्लामिक लीगल कॉन्सेप्ट है। इस्लामिक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या बोला गया कि जितने भी मुस्लिम्स हैं, जो भी मुस्लिम्स हैं, अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो अगर किसी चैरिटेबल फंक्शन के लिए या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उसको हम वाक्फ बोलेंगे, ठीक है। दैट इज एंडोवमेंट, परपेचुअल एंडोवमेंट बाय अ मुस्लिम,
ठीक है। जनरली वो हेल्थ केयर के लिए भी हो सकता है, एजुकेशन के लिए भी, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, मतलब मनी आप डोनेट कर रहे हो। इनएलिजिबिलिटी की बात करें अगर, तो अगर एक बार प्रॉपर्टी वाक़्फ़ डिक्लेयर कर दी गई है तो वो कभी भी सोल नहीं की जाती, कभी भी आप उसको बेच नहीं सकते या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते। और ऑनरशिप जो है वो हमेशा ऑनरशिप किसके पास चली जाएगी? गॉड के पास। ऐसा माना जाता है कि वो भगवान के पास चली गई एटर्नली। ठीक है। तो वाक़ क्या होता है? वाक़ एक इस्लामिक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या बोला जाता है कि जितने भी जो भी मुस्लिम्स हैं वो अपनी मनी या कुछ भी डोनेट करते हैं फॉर एजुकेशनल, रिलीजियस एंड पर्पसेस, तो उसको हम बोलते हैं। और एक बार वाक़ डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसको आप सोल्ड नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, इनहेरिट और मॉर्गेज भी नहीं कर सकते। अब वाकिफ कौन है? वो पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता है उसको हम वाकिफ बोलते हैं, डोनर। फिर वक्फ बोर्ड एंड रेगुलेशन की बात करें तो इन इंडिया अगर बात करें तो वक्फ प्रॉपर्टीज मैनेज किसके थ्रू होती है? वक्फ एक्ट के थ्रू, और वो सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड हैं वो मैनेज करते हैं। और चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोवमेंट जो है वो अंडर एंट्री 28 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अब एक क्वेश्चन आया था कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में, which are the following are listed under the concurrent list? The question is ट्रेड एंड कॉमर्स, एडल्ट्रेशन ऑफ गुड एंड सक्सेशन। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 42 जो आया था प्रीलिम्स यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चैरिटेबल और रिलीजियस एंडोवमेंट्स जो हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अब आपको पता है देयर आर थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कौन से शेड्यूल में मेंशन है और कौन से लिस्ट में कितने आइटम्स आते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। तो देयर आर थ्री लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन बना सकता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट बना सकता है, एक्सेप्ट इन सर्टन कंडीशन सेंटर भी बना सकता है। ठीक है। तो चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोवमेंट कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। व्हाट आर द टाइमलाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द हाईलाइट्स, क्या क्या किए गए हैं अमेंडमेंट एक्ट में। तो पहली चीज, एक्ट को रीनेम किया गया है, उम्मीद एक्ट बोला गया है। याद रखिएगा क्या बोला गया है? वक्फ एक्ट को हटा के उम्मीद एक्ट बोला गया है। उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। अब यहाँ पे बोला गया कि जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में। पहले क्या था कि सिर्फ मुस्लिम्स वर्ड इंक्लूड होते थे, पर जितने भी वक्फ बोर्ड हैं अब उसमें नॉन मुस्लिम्स भी जो है सेंट्रल और स्टेट के वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। अब रिमूवल ऑफ वॉक बाई यूजर प्रोविजन। तो वॉक बाई यूजर क्लॉज जो था, जो कि परमिट करता था कि प्रॉपर्टीज जो भी वाक डिक्लेयर की जाएंगी, डेजिग्नेट की जाएंगी ऑन अ लॉन्ग टर्म रिलीजियस यूज, उसको पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अब वाक बोर्ड जो है वो यूनिलेटरल पावर उनके पास नहीं है कि किसी भी प्रॉपर्टी को वो वाक लैंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब वाक बोर्ड के पास यूनिलेटरल पावर नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग मिल के डिक्लेयर करेंगे। ट्रस्ट और वाक में क्लियर डिस्टिंक्शन उन्होंने बोल दिया है कि ट्रस्ट जो मुस्लिम्स ने क्रिएट किया गया है बिफोर और आफ्टर द एक्ट, वो वाक लॉ के अंदर नहीं अप्लाई होंगे अगर वो पब्लिक चैरिटेबल रेगुलेशन के थ्रू गवर्न किए जा रहे हैं। ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट जो इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया गया है। दूसरा, उम्मीद एक्ट नाम रख दिया गया है। तीसरी चीज़ कि ट्रस्ट और वाक जो है उसमें डिस्टिंक्शन बताया गया है। नेक्स्ट, जो भी प्रॉपर्टी डेडिकेशन की कंडीशन कुछ बताई गई कि जो भी मुस्लिम्स, ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, वही एलिजिबल है कि अपनी प्रॉपर्टी को वो वाक डिक्लेयर करें। ठीक है। अब जो विमेंस के सेफ गार्डिंग इनहेरिटेंस राइट थे उनको सेफ गार्ड किया है। जो भी विडोज़ हैं उनको भी लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल किया है इस पे कि जो भी लॉन्ग पेंडिंग केसेस हैं वो ना रहें। शेड्यूल ट्राइब और ट्राइबल एरियाज़ को प्रोहिबिट किया है कि वहाँ पे नहीं क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है। और वाक ट्राइब्यूनल कंपोजिशन, मतलब यहाँ पे ट्राइब्यूनल का साइज़ को रिड्यूस किया गया है। और 3 मेंबर वाक रिवाइज्ड एक्ट जो है वहाँ पे 3 मेंबर वाक ट्राइब्यूनल बेस्ड ऑन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेशन। अब स्क्रूटनी भी की जाएगी। ठीक है। गवर्नमेंट लैंड है या नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ऑफिसर, सीनियर कलेक्टर वगैरह करेंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लाया गया है जहाँ पे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है ऑनरशिप डिटरमाइन करेंगे, रिप्लेस करेंगे वाफ ट्राइब्यूनल अथॉरिटी। और अपील जो है उसकी कहाँ पे लाई होगी? हाई कोर्ट में लाई होगी। तो जितने भी ट्राइब्यूनल्स, वाफ ट्राइब्यूनल्स हैं, अगर वो कोई डिसीजन देते हैं तो उनकी अपील कहाँ जाके लाई होगी? हाई कोर्ट में ला के, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे बोला है जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होगा
मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ वाक इंस्टीट्यूशन टू वाक बोर्ड, वाक इंस्टीट्यूशन अगर वाक बोर्ड में वो कर रहे हैं तो उसमें 7% to 5% होगा चैरिटेबल पर्पस के लिए। और एनुअल इनकम अगर 1 लाख से ज़्यादा है वाक की तो वहाँ पे गवर्नमेंट को ऑडिट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जो है मैंडेटेड ऑडिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाफ एक्ट, ठीक है। व्हाट आर द मेन प्रोविजंस, व्हाट आर द मेन प्रोविजंस? पहली चीज़ उम्मीद एक्ट नाम रख दिया गया है, विमेंस और चिल्ड्रंस के राइट को प्रोटेक्ट किया गया है, इनहेरिटेंस राइट को। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के एरिया में एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया गया है बोर्ड के अंदर। ऑडिट अगर 1 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तो ऑडिट करना पड़ेगा, एनुअल इनकम अगर 1 लाख से ज़्यादा है। अपील कहाँ लाई होगी? हाई कोर्ट में लाई होगी, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस। डिजिटल एक्सेस जो है अभी डिजिटल एक्सेस आपको पता है सब चीज़ें डिजिटली हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, आप कोई पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या आप कोई इंटरव्यूज़ दे रहे हैं या आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो सब चीज़ें डिजिटल हो गई। यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सारी चीज़ें आपको अब कहाँ पे आते हैं? डिजिटली आप एक्सेस कर रहे हो सब चीज़ों को। तो इसको एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो अभी अप्रैल 30, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि डिजिटल एक्सेस जो है आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है। व्हाट इज़ आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 क्या है? राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज द आर्टिकल 21। और इसके अंडर किस डिजिटल एक्सेस को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है। अब कौन से जजमेंट के थ्रू डिक्लेयर किया गया है? प्रयाग प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 एंड अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। तो इसके अंदर ये डिक्लेयर किया गया है। अब कुछ जो पहले डिक्लेयर किए गए थे जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड डिक्लेयर किया गया था, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आर्टिकल 21 के अंदर आता है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 के अंदर आता है, राइट टू प्राइवेसी पुट्टू स्वामी केस वेरी इंपॉर्टेंट केस जो आपको पता ही है, राइट टू डाई विद डिग्निटी भी हमारा आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट, उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है इसमें। अब आते हैं कास्ट एन्यूमरेशन इन अपकमिंग सेंसस। तो अप्रैल 30, 2025 को अभी कैबिनेट कमिटी ऑन पब्लिक अफेयर्स जो है, पॉलिटिकल अफेयर्स जो है, जो कि कौन हेड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि कास्ट जो है, कास्ट को भी हम एन्यूमरेट करेंगे अपकमिंग सेंसस में। पहले क्या था, अगर हम हिस्टोरिकल, आपको पता है सेंसस हर 10 साल में होता है, ठीक है। अभी कोविड के कारण जो है सेंसस अभी हमारा नहीं हो पाया 10 साल में। तो अभी कब शेड्यूल किया गया है? 2027 में शेड्यूल किया गया है, मार्च 2027 में। कोविड के कारण 2020-21 में नहीं हो पाया था 2011 के बाद। तो अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें सेंसस की, आप एक चीज़ बताइएगा, सेंसस जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। द लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट डेटा कलेक्शन अगर बात करें इंडिया का, वो 1931 में हुआ था। बट कास्ट इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें, वो 1941 में 1941 का जो सेंसस हुआ था उसमें किया गया था, बट वो पब्लिश नहीं हुआ था। फिर 1951 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स तो इंक्लूड किए गए, बट ओबीसीज नहीं इंक्लूड किए गए। और ओबीसीज नहीं इंक्लूड किए, उसका चीज़ें हमको आज तक देखना पड़ रहा है कि बहुत सारे स्टेट्स में ओबीसी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। ओबीसीज मतलब एज अ कम्युनिटी के कारण नहीं, क्योंकि उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो ओबीसीज पॉपुलेशन बहुत अनसर्टेन एस्टिमेशन है उनका सेंसस में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो मंडल कमीशन जो थी 1979 की, उन्होंने बोला था कि ओबीसीज की पॉपुलेशन जो है 52% है, ठीक है। तो मंडल कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हाईलाइटेड इन रेड कलर, पिंक कलर, पर्पल, जो भी बोल सकते हैं। तो मंडल कमीशन 1979 ने एस्टिमेट किया कि ओबीसी की पॉपुलेशन हमारी 52% है। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, जहाँ पे बोला गया कि हमको एक कलेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कलेक्ट करना है फॉर बेटर वेलफेयर टारगेटिंग, बट ये पब्लिश नहीं किया गया, अनपब्लिश्ड रहा, ठीक है। अब अगर सेंसस अनाउंसमेंट की बात करें तो मार्च 2027 को डिक्लेयर किया गया कि हमारा जो सेंसस किया जाएगा, ठीक है। अब बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं इसमें, बस इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेंसस जो है वो 2 फेज़ में किया जाएगा। फेज़ 1 में हाउस लिस्टिंग किया जाएगी, जितने भी परमानेंट बिल्डिंग है, ठीक है, टेम्परेरी बिल्डिंग है, एमिनिटीज़ हैं, ये सब किए जाएंगे। और फेज़ 2 में पॉपुलेशन को एन्यूमरेट किया जाएगा, और उसी में बोला है कि कास्ट भी एन्यूमरेशन होना चाहिए। अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट रीड इट एंड उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि किसने क्या किया था, ठीक है। अब आते हैं यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर।
ऑन अप्रैल 17, 2025 को अगर बात करें तो भगवत गीता जो है, मैन्यूस्क्रिप्ट जो है हमारी भगवत गीता, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एंड भरतास की जो नाट्य शास्त्र बुक है उसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया गया है, जहाँ पे इंडिया के, इसका मतलब है कि इंडिया के जो रिच कल्चर है उसको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो टोटल कितने एंट्रीज हैं इसके अंदर, 570 एंट्रीज हैं। अब भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता एक सेक्रेट फिलोसफिकल डायलॉग है जो हमारी एम्बेड किस में किया गया है, किस में लिखा गया, भीष्म पर्व पे लिखा गया ऑफ इंडियन एपिक महाभारत, जिसमें 18 चैप्टर्स हैं, और ये कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड के बारे में लिखा गया है, कृष्णा और अर्जुन। अगर आपने महाभारत नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जाके आप जियो हॉटस्टार पे वो महाभारत देखिए या फिर पुरानी वाली महाभारत देखिए, बिकॉज आपको उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज आप थोड़ा सा कल्चर भी अपना जानेंगे। सिर्फ पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है। आपका घूमना फिरना भी इम्पॉर्टेंट है, आपको थोड़ी चीज़ें भी देखना इम्पॉर्टेंट है, कुछ अच्छी चीज़ें देखिए, एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें देखिए। तो भगवत जो हमारी महाभारत है उसको आप ज़रूर देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, दैट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। एक एपिसोड डेली देखिए, उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, ठीक है। सो अबाउट भगवत गीता, अबाउट नाट्य शास्त्र की बात करें तो ये भरत मुनि सेज जो है उनके एट्रीब्यूट किया गया था, और ये एंशियंट ट्रीटीज है, जो भी आर्ट्स आप परफॉर्म करते हैं, गाना हो गया, सॉन्ग हो गया, ये सारी चीज़ें, सॉन्ग हो गया या डांस हो गया, 2nd सेंचुरी BC में कंपाइल की गई थी। ये मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिजर्व कहाँ पे है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का, वहाँ पे प्रिजर्व है। अबाउट द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर की अगर बात करें तो ये लॉन्च कब हुई थी, 1992 में। ये बाय एनुअली रजिस्टर है, जहाँ पे 2 साल में एक बार आती है सिंस 1997। यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर का एम यही है कि जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हैं पूरे वर्ल्ड के, जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट हैं जो हमारे ग्लोबली हमको इम्पॉर्टेंट है, जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं, तो उसको हमको प्रिजर्व करके रखना है और प्रमोट करना है। अब इंडियाज़ कंट्रीब्यूशंस की अगर बात करें तो इंडिया की 14 सबमिशन है, जिसमें से अभी रिसेंटली भगवत गीता और नाट्य शास्त्र हुआ है। पहले क्या था, ऋग्वेद था, फिर अभिनव गुप्ता की शैवितिज्म फिलॉसफी थी, मतलब शिव जी की जो फिलॉसफी, आर्काइव ऑफ फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो इंडिया ने लॉन्च किया था बेलग्रेड में, वो भी इसमें है। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्काइव्स, ये भी ऐड है इसके अंदर। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है 14 सबमिशन है। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2025। वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली जो है हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी जहाँ पे हाई कोर्ट स्टेब्लिश्ड है। ओके, सो रेखा गुप्ता ने अभी ओथ ली है एज अ 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, एंड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विमेन है वो एक, ठीक है। परवेश साहिब सिंह वर्मा जो थे उन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया है। अब शी वॉज द 4th चीफ मिनिस्टर, वुमेन चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो शी वॉज द 4th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। पहली कौन थी, सुषमा स्वराज जी थी, फिर शीला दीक्षित थी, फिर अतिशी मरलेना थी। तो नाम पूछे जाते हैं कि भाई कौन कब सेलेक्ट हुआ है, कौन चीफ मिनिस्टर रह चुका है। तो विमेन की अगर बात करें तो रेखा गुप्ता इज़ द 4th विमेन, एंड सुषमा स्वराज पहली थी, शीला दीक्षित थी, फिर अतिशी मरलेना थी। वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी रही उससे पहले। अब दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करें, अभी अतिशी मरलेना जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की बात करें तो ये दिल्ली में हुआ, और जितने भी 70 मेंबर्स हैं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को, उनको इलेक्ट करने के लिए वोटिंग क्या हुआ, कितने टर्न आउट थे, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी नहीं किया और उसको आपको पढ़ना भी नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज़, दैट इज़ अ रिक्वेस्ट, ठीक है। ओके, सो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ओमर अब्दुल्ला, वो अभी जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने हैं, और सुरिंदर कुमार चौधरी जो हैं फ्रॉम जम्मू रीजन एज अ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं। इंडिया अलायंस कंसिस्टिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर्स वन द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द इलेक्शन, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज द ओनली न्यूज़ जो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि रेखा गुप्ता जो है वो 9th चीफ मिनिस्टर बनी है और 4th विमेन चीफ मिनिस्टर है। पहले सुषमा स्वराज थी, शीला दीक्षित और अतिशी मरलेना। दैट इज इनफ टू रीड। नेक्स्ट आते हैं सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूज़ एक्चुअली। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, गवर्नर और स्टेट
गवर्नर, आपको पता है कि हमने दिल्ली के केस में भी पढ़ा था, गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में कुछ ना कुछ दिक्कतें चली आ रही हैं। तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके बीच में कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि गवर्नर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर भी दी गई है कि गवर्नर अपने हिसाब से भी एक्ट कर सकता है और वो उनकी एडवाइस में भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस में भी एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि गवर्नर जो है वो स्टेट बिल्स में टाइम बाउंड मैनर में ही आंसर देगा विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन आर्टिकल 200 विदाउट इंडिपेंडेंट डिस्क्रिशन। अगर प्रेसिडेंट को, आपको पता है कोई भी बिल लाया गया है, ठीक है, कोई भी बिल लाया गया है वो दोनों हाउस से पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है या फिर गवर्नर के पास जाता है, स्टेट में गवर्नर के पास जाता है। अब स्टेट में गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो एसेंट दे देगा बिल को कि हाँ भैया तुम पास कर दो, हाँ हम पास कर रहे हैं, हम साइन कर रहे हैं, अब ये बिल एक्ट बन गया। दूसरी चीज़, या तो वो विथहोल्ड कर लेगा, विथहोल्ड मतलब वो बिल्कुल मना कर देगा कि भाई नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, या फिर वो अपने पॉकेट वीटो होता है उनके पास कि वो अपने रख लेगा, वो कोई एक्शन ही नहीं लिए बिल में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। तो अभी इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नर जो है ऐसा नहीं कर सकता कि बिल को रख ही लिए हैं, ठीक है, पास ही नहीं कर रहे। गवर्नर को स्टेट बिल्स को टाइम बाउंड मैनर में पास करना पड़ेगा, जो कि किसके एडवाइस में होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में। अपने से खुद डिस्क्रिशनरी पावर नहीं यूज कर सकते, ठीक है, आर्टिकल 200 के अंदर दिया है। अब प्रेसिडेंट मुर्मू अंडर आर्टिकल 143 क्लॉज 1 हैज मेड पॉइंट रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस, आर्टिकल 143 क्या है, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो एड एंड एडवाइस मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, दैट इज द आर्टिकल, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कैन सुप्रीम कोर्ट स्टिपुलेट एनी टाइम फ्रेम, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई टाइम फ्रेम दे सकता है कि कितने टाइम में गवर्नर को एक्शन लेना है। तो रूलिंग ऑफ जस्टिस पीवी पर्दीवाला एंड आर माधवन अंडरस्कोर्स द लिमिट ऑफ गवर्नर रोल, गवर्नर्स के रोल को लिमिट, गवर्नर का रोल को लिमिट बताई कि इतना लिमिट होगी उनकी, ठीक है। कोर्ट ने 3 चीज़ें, 3 वेज निकाले। पहला उन्होंने बोला कि डिटेल्ड गाइडलाइन आपको देनी पड़ेगी कि गवर्नर क्यों एसेंट को रिफ्यूज़ कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि आर्टिकल 142 टू होल्ड दैट द बिल्स द तमिलनाडु गवर्नर डिड नॉट असेंट टू बिकम लॉ। थर्ड, ये पावर, कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो मैंडेमस इशू कर सकता है, मैंडेमस इज अ रिट, इशू कर सकता है टू प्रेसिडेंट व्हेन अ बिल हैज़ बीन रिफर्ड टू द प्रेसिडेंट बाय द गवर्नर, ठीक है। तो मतलब ऑर्डर दे सकता है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, आई होप यू हैव रेड इट। आर्टिकल 32 के में मेंशन किया गया है 5 टाइप ऑफ रिट्स एंड मैंडेमस इज वन ऑफ द रिट, ठीक है। फिर आते हैं गुबर्नेशनल अथॉरिटी की अगर बात करें तो इसका मतलब यही है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी गवर्नर के हाथ में दी गई है टिपिकली विद इन द फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो गुबर्नेटोरियल अथॉरिटी का यही मतलब होता है, ओके। इन इंडिया गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट विद द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ गवर्नर ऑन द स्टेट बिल अगर बात करें तो वो मैंने आपको बताया है कि अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर के पास पावर है कि वो किसी भी बिल को अप्रूव कर सकता है। अब गवर्नर के पास 3 ऑप्शन है, एसेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है या फिर रिटर्न कर सकता है बिल को एज सून एज पॉसिबल। और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से उस बिल को पास कर दिया तो गवर्नर को एसेंट देना ही पड़ेगा। चौथा ऑप्शन गवर्नर के पास एक और है कि वो प्रेसिडेंट को रिजर्व कर सकता है बिल कि हम प्रेसिडेंट को देंगे। गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इन हर केस में गवर्नर रिजर्व कर सकता है, बट एक केस में उनको रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट की पावर अगर अफेक्ट हो रही है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है तो उस केस में आपको करना ही पड़ेगा। अब रोल ऑफ प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो आर्टिकल 201 में दिया गया है व्हेन अ बिल इज रिजर्व, तो प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर है कि वो एसेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है या बिल को रिटर्न कर सकता है, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल के लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं, बट लेजिस्लेचर मस्ट कंसीडर एक्ट विद इन 6 मंथ ऑफ रिटर्न। बट कोई भी टाइम लिमिट अगर आप बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम लिमिट नहीं मेंशन की गई है कि कितने टाइम पीरियड में गवर्नर या प्रेसिडेंट रिटर्न करेंगे बिल।
अब व्हाट आर द जजमेंट, अब जजमेंट के अंदर क्या बोला गया है, जजमेंट में ये बोला गया है, कोर्ट ने रूल किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह एब्सोल्यूट पॉकेट वीटो तो अलाउ नहीं करता कि आप रख लिए हमेशा के लिए, आप कभी पास ही नहीं कर रहे हैं बिल, ठीक है। द गवर्नर कैन नॉट इनडेफिनेटली डिले द एक्शन ऑफ द बिल, गवर्नर पूरी तरह नहीं डिले कर सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा मेंशन नहीं है। गवर्नर को मस्ट स्टेट कैबिनेट की एडवाइस में एक्ट करना पड़ेगा। अगर एक बार लेजिस्लेचर बिल को पास करता है तो गवर्नर को एसेंट देना ही पड़ेगा। गवर्नर कोई भी बिल को री इनेक्टेड बिल को रिजर्व नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट पहली बार डिटेल टाइम लिमिट निकाला है फॉर द गवर्नर्स। क्या टाइम लिमिट है कि गवर्नर जब भी कोई बिल गवर्नर के पास जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बाद, तो गवर्नर विद इन 1 मंथ उनको कोई भी एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर वो प्रेसिडेंट को रेफर कर रहे हैं तो वहाँ पे 1 मंथ टाइम लिमिट ही अप्लाई होगी, वहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द जो अभी मेंशन किया गया है। अब रिफ्यूजल टू असेंट अगर बात करें, अगर गवर्नर जो है वो विथ होल्ड कर रहे हैं, एसेंट नहीं पास कर रहे हैं, तो उनको गवर्नर को बिल को रिटर्न करना पड़ेगा लेजिस्लेचर को एज अ लॉन्ग डिटेल्ड मैसेज देके कि भैया हम किस रीजन की वजह से हम इसको एसेंट नहीं दे रहे हैं, और मैक्सिमम टाइम लिमिट इसमें दी गई है 3 मंथ्स, ठीक है। अब रिफर टू द प्रेसिडेंट अगेंस्ट स्टेट एडवाइस, इफ द गवर्नर अगर अपनी डिस्क्रिशन पे वर्क कर रहे हैं और बिल को रिफर कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगेंस्ट है, तो 3 मंथ से ज़्यादा जो है जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी देंगे, 3 मंथ के बाद नहीं दे सकते हैं, और इस केस में जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है। अब अगर बिल रीपास किया गया है असेंबली के द्वारा तो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि उसको असेंट देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं दे रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा बिल, ठीक है। तो 4-5 चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। पहली, आर्टिकल 143 क्या होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट से, दैट इज आर्टिकल 143। सेकंड, आर्टिकल 200 क्या है, गवर्नर की एसेंट की चीज़ें हैं। फिर आर्टिकल 201 क्या है, प्रेसिडेंट को अगर गवर्नर भेज रहा है तो उससे रिलेटेड है। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 142 की बात करें तो 142 जो है कंप्लीट जस्टिस के लिए इन्वोक किया गया है। इट डिक्लेयर दैट 10 तमिलनाडु बिल्स जो हैं वो उनको असेंट देना पड़ेगा, और गवर्नर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वोकेशन। नेक्स्ट आते हैं महाकुंभ 2025 प्रयागराज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा। आपको पता है कितना ज़्यादा वहाँ पे डेथ्स हुई, कितना ज़्यादा भीड़ थी, कितना ज़्यादा क्राउड था, एंड इट इज़ अ वेरी रिलीजियस रिचुअल जो हर साल हालांकि हर साल ही लोग जनवरी में जाते हैं वहाँ पे गंगा किनारे नहाने, वहाँ पे टेंट लगा के रहते हैं, वहाँ पे सारे फंक्शन होते हैं। बट इस बार महाकुंभ की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें भी खराब हुई, पर बहुत रिलीजियस हमारा कल्चर भी बहुत प्रमोट हुआ, बहुत लोग आए, बहुत बड़े बड़े लोग आए, ठीक है। सो महाकुंभ 2025 प्रयागराज में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वहाँ पे। महाकुंभ जो है वो हर बार 12 ईयर्स ऑर्गेनाइज्ड होता है। अर्धकुंभ 6 साल में होता है, महाकुंभ 12 ईयर्स में होता है। वो 4 जगह ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वो 4 जगह, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। फेयर जो है महाकुंभ का वो इनफॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था पौष पूर्णिमा को, और इसमें तीन शाही स्नान थे। पहला शाही स्नान जो था मकर संक्रांति को हुआ था, सेकेंड हुआ था मौनी अमावस्या को, थर्ड बसंत पंचमी को, और फोर्थ भी हुआ था एक जो महाशिवरात्रि में लास्ट में वो कंक्लूड किया गया था। तो 3 शाही स्नान थे। अब जो ये महाकुंभ है, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ महाकुंभ 2025 टोटल 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टेब्लिश किए गए। पहला जो था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहाँ पे गंगा को क्लीन किया गया, जहाँ पे 329 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे भेजे गए कि आप गंगा को क्लीन करिए। सेकेंड रिकॉर्ड अगर बात करें तो 19,000 सैनिटेशन वर्कर्स को वहाँ पे लगाया गया कि महाकुंभ के बाद फेयर उसको क्लीन किया जाए। थर्ड रिकॉर्ड की अगर बात करें वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, बिकॉज थर्ड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया पेंटिंग के लिए। वर्ल्ड की लार्जेस्ट हैंड प्रिंट पेंटिंग जो है यहाँ पे लगाई गई थी, ठीक है। अब आते हैं महाकुंभ 2025 की बात करें तो इन्होंने लार्जेस्ट क्राउड का रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि लार्जेस्ट क्राउड रिकॉर्ड तभी एप्लीकेबल होता है जब लोकल गवर्नमेंट हमारी पहले बता दे कि इतना ज़्यादा क्राउड आने वाला है, पर ये जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बुद्धिस्ट महाकुंभ यात्रा भी ऑर्गेनाइज की थी महाकुंभ नगर में,
टोटल एस्टिमेटेड बजट की अगर बात करें तो 6382 करोड़ था। आफ्टर द प्रयागराज अगर बात करें तो नेक्स्ट कुंभ हमारा नासिक में होगा ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर, फिर पूर्ण कुंभ उज्जैन में 2028 में और हरिद्वार में 2033 में। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कुंभ। एंड कुंभ जो है हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में है, यूनेस्को के 2017 में जोड़ा गया था। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कुंभ। अगर कुंभ के लोगों की बात करें तो अमृत कलश, एक टेम्पल एंड इमेज ऑफ लॉर्ड हनुमान, ठीक है, ये सारी चीज़ें सनातन सिविलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ये लोगो रखा गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रयागराज। नेक्स्ट आते हैं कुंभ भवनी एंड कुंभ मंगल धवनी। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया ऑल इंडिया एफएम रेडियो, जिसको एफएम 103.5 बोला गया, जहाँ पे जो कि महाकुंभ को डेडिकेट किया गया। फिर कुंभ मंगल धवनी भी लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर जो थे वहाँ के, उन्होंने भी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रयागराज से रिलेटेड। महाकुंभ से रिलेटेड न्यूज़ में 4-5 चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज में हुआ, हर 12 साल में होता है, 4 जगह होता है, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन एंड हरिद्वार। ठीक है, अभी इसके बाद नासिक में होगा। मकर संक्रांति के दिन स्टार्ट हुआ था, पौष पूर्णिमा से वहाँ से सबसे पहले बार स्टार्ट हुआ महाकुंभ। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुछ कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस। अभी यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस कन्फर करने की बात की है मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज, बंगाली लैंग्वेज के लिए। की हाइलाइट्स यही हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो हमारे भारत के एंशियंट कल्चर को डेजिग्नेट करता है, कल्चरल हेरिटेज को बताता है, और ये लैंग्वेज जो है वो सदियों से चली आ रही है और वो बिल्कुल आज के चीज़ों से डिफरेंट है, तो इसलिए इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि एक न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस वो क्रिएट करेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस का ऑन 12 अक्टूबर 2024 एंड डिक्लेयर तमिल एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। एंड कुछ क्राइटेरिया उन्होंने रखे, हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट होना चाहिए जो कि आज से डिफरेंट है, और लिटरली ट्रेडिशन ओरिजिनल होना चाहिए, वो किसी भी स्पीच और कम्युनिटी से बोरोड नहीं होना चाहिए। फिर एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी बनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर साहित्य अकेडमी। उन्होंने बोला कि वो लैंग्वेज जो भी प्रपोज्ड लैंग्वेज है उनको एग्जामाइन करेंगे, जो कि किनको स्टेटस देना है किनको नहीं। तो अभी की अगर बात करें तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये सब क्लासिकल लैंग्वेज है हमारी। पूछा जा सकता है ये कौन कौन सी हैं, तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। अब न्यू रूल की बात करें, अभी कुछ कुछ न्यू रूल, तो 2 चीज़ें तो ही हैं, हाई एंटिक्विटी और एंशिएंट टेक्स्ट तो होना चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें जोड़ी गई है नॉलेज टेक्स्ट, स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोइट्री, एपिग्राफिकल एंड इंस्पिरेशनल एविडेंस भी होना चाहिए, और करंट कल्चर से डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज, बंगाली भी ऐड करने की बात की है। सो दिस इज ऑल अबाउट 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट आते हैं COP29। COP29 अगर बात करें तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन अगर हम बात करें। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज जो है ये हमारा अर्थ समिट के टाइम पे लॉन्च किया गया। 3 कन्वेंशंस लॉन्च किए गए, एक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी भी लॉन्च किया गया और एक डिजर्टिफिकेशन के लिए भी लॉन्च किया गया। तो COP29 जो है UNFCCC की, वो बाकू अजरबैजान में हुई। तो यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे हुई, बाकू अजरबैजान में हुई। अब अगर हम UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें आ सकता है कि की हाईलाइट्स क्या है। तो पहला था न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल। न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल का मतलब है कि सिंपल, पहले क्या था कि हमको जो हमारे INDC टारगेट्स थे उनको हमको रिन्यू करना है हर 5 साल में। ठीक है, और बोला गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो $100 बिलियन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगी फाइनेंशियल फॉर क्लाइमेट चेंज से चीज़ों को वो करने, मिटिगेट करने के लिए। तो अभी यहाँ पे ट्रिपल कर दिया है गया है फाइनेंस। यहाँ पे बोला गया है $300 बिलियन एनुअली 2025 तक डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी चीज़, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की जो भी चीज़ें थी उनको फाइनलाइज किया गया है। पहला बायलैटरल एग्रीमेंट आपको कंट्रीज़ के बीच में साइन करना है कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड। दूसरी चीज़, पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म भी आपको लाना है। ठीक है, जिसको कार्बन एमिशन ऑफसेट मैकेनिज्म भी बोलते हैं, कि आप जो है कंट्रीज़ के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे। मीथेन को रिड्यूस करना है। मीथेन एक बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में है बहुत ज़्यादा
प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमको COP29 में डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, जो कि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है एग्रीकल्चरल कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंडिया की डिपेंड करती है, इंडिया की इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और इंडिया अगर राइस नहीं प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज राइस से सबसे ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मीथेन एमिट होता है। तो इसके लिए इंडिया ने अभी इसको साइन नहीं किया है। फिर बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स, ये FAO ने मिलके लॉन्च किया है फॉर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा COP29। नेक्स्ट आते हैं नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट 2021 एंड 2021-22। तो यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी 8th एंड 9th नेशनल हेल्थ अकाउंट किया, जहाँ पे फिजिकल ईयर्स को एस्टिमेट्स किया है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि फाइंडिंग्स क्या है, गवर्नमेंट की जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गई है, पहले कितनी थी 1.13% थी, अब 1.84% है। जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, और ठीक है, तो ये सब बढ़ा है। बाकी चीज़ें आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये रखना है कि गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, बाकी कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं लेडी जस्टिस स्टैचू, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन अक्टूबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ने न्यू स्टैचू जो है लेडी जस्टिस की अभी री इमेजिन की है। पहले क्या था कि लेडी जस्टिस जो थी, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे एक लेडी जस्टिस खड़ी होती थी, ठीक है, एक ड्रेप होता था उनके हाथ में, एक सोर्ड होता था, ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड होती थी। तो अभी जो है इन सब चीज़ों को हटाने के लिए अभी हम लोगों ने एक अपना खुद का लेडी जस्टिस के लिए वो निकाला है, न्यू स्टैचू निकाला है। तो अब जो लेडी है वो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं रहेंगी, अब वो खुली आंख से चीज़ें देखेंगी और जस्टिस को इंटरप्रेट करेंगी बाय रीजन, ठीक है। द स्टैचू जो है एक कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन की होल्ड करेंगी, सॉर्ड नहीं होल्ड करेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेंगी। इसका मतलब सिंपल है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको देखते हुए आपको जजमेंट देना है, ना कि रिट्रीब्यूशन करना है। जो उन्होंने कपड़ा ट्रेडिशनल रोब पहना था उसको हटा के हमने सारी इंट्रोड्यूस की है, जो हमारे इंडियन कल्चर की एक फेमस, इंडियन कल्चर का हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सारी रिफ्लेक्ट इंडियाज डिपार्चर फ्रॉम कॉलोनियल एरा इन्फ्लुएंस, जितने भी कॉलोनियल एरा रूल्स थे, IPC CRPC, इन सबको हटा के इन सब का नाम चेंज करके हमने नाम भी अलग कर दिया, और हमारा कॉलोनियल जो एरा था उससे भी हमने रिप्लेस कर दिया। स्टैचू जो है रिटेन्स स्केल ऑफ जस्टिस इन लेडीज जस्टिस राइट हैंड, और बैलेंसिंग आर्ग्यूमेंट देने के लिए बात की गई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लेडी जस्टिस। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया है, अनाउंस किया है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है ट्राइबल पीपल का, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, उनको हमको इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे फुल कवरेज करना है जितने भी ट्राइबल फैमिलीज़ हैं जो भी हमारे ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में आती है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, ठीक है। की फैक्ट्स की अगर बात करें तो बहुत सारा इतना आउटले आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इट इंक्लूड्स 25 प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड बाय 17 मिनिस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है 1000 होम स्टेज प्रमोट कर रहे हैं अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। अब आते हैं द स्कीम जो है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है, ये नोटिफाइड किसके अंदर की गई है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है ये गवर्नमेंट की स्कीम है, जो भी हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको हमको इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ाना है वहाँ पे, उसके लिए लॉन्च किया गया है। और ये हर डिस्ट्रिक्ट और उसमें नहीं लॉन्च किया है, कुछ कुछ सेलेक्टेड में लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री स्वावनिधि स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की स्कीम है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर भारत निधि, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं या फिर किस चीज़ में हैं वो सब बताया गया है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट इंस्पायरिंग एक्सीलेंस, जो भी बेस्ट परफॉर्मर्स हैं इस स्कीम के अंदर, या फिर नेशनल दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर उनको लॉन्च किया गया, उनको बताया गया है।
अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन में, तो मध्य प्रदेश टॉप किया है लार्ज स्टेट में, स्मॉल स्टेट और यूटीज़ में लद्दाख, हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आसाम एंड स्पेशल अवार्ड में महाराष्ट्र। लार्जर स्टेट में अगर बात करें इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस में मध्य प्रदेश टॉप किया गया है। फिर लोन परफॉर्मेंस में अर्बन लोकल बॉडीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली और मध्य प्रदेश का उज्जैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अचीवमेंट अगर बात करें तो वाराणसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश और झांसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट आते हैं लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन में आपको बाकी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम तो चीज़ें हैं। पहला है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी जी, वो थर्ड टर्म के लिए अभी सेलेक्ट हुए हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि थर्ड टर्म के लिए सेलेक्ट हुए हैं आफ्टर द जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, देर आर 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टोटल 7 विमेन मिनिस्टर्स हैं। याद रखिए कि कितनी विमेन मिनिस्टर है, 7 विमेन मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सोमफेन ट्राइब जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड के, उन्होंने पहली बार इस जनरल इलेक्शन में वोट किया है। याद रखिएगा, सोमफेन ट्राइब कहाँ के हैं, ग्रेट निकोबार के, और ये पहली बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं। लक्षद्वीप का हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज है, फॉलोड बाय आसाम, और लोवेस्ट किसका है, बिहार का है। ठीक है, अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट जो आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस को इनॉग्रेट किया है जो कि राजगीर में है। आपको पता है गुप्ता डायनेस्टी आई थी, उसके एक रूलर थे कुमार गुप्त जी, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी में नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था 427 सेंचुरी में बिहार में। और इसके रूइंस किसने डिस्कवर किए थे, फ्रांसिस बुशनन, आई डोंट थिंक सो मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है, प्लीज़ आप सही कर लीजिएगा, 1812 में। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी अलेक्जेंडर कनिंगम इन 1861 में एस्टीम किया था। इन सितंबर 2014 नालंदा यूनिवर्सिटी ने पहली बार गेट ओपन किया कि वहाँ पे लोग जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अबाउट द न्यू कैंपस की अगर बात करें तो बिहार गवर्नमेंट ने 455 एकड़ साइट यहाँ पे दी है। पद्म विभूषण आर्किटेक्ट हैं जो कि बीवी दोषी हैं। ठीक है, उन्होंने इको फ्रेंडली बिल्डिंग डिज़ाइन किया है, कैंपस डिज़ाइन किया है, और वहाँ पे उन्होंने बोला है कि नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस है। नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस मतलब पूरी तरह वो ग्रीनरी से घिरा हुआ है, इस यहाँ पे कोई भी एमिशंस ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, राजीव कथपालिया जो है contributed a lot in architecture of this university. Okay, so this is all about the news related to political and national news। तो हमने बहुत सारी न्यूज़ेस कवर की एंड आई होप आपको चीज़ें याद होंगी, बहुत कम चीज़ें हैं और मैं उसको रिवाइज भी कराऊंगी एक बार। ठीक है, और इसका MCQ सेशन भी आएगा। आई विल स्टार्ट टुमारो नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। एक बार आप पढ़ के भी आइएगा, मैं अभी पढ़ा दूंगी। जो जो इम्पॉर्टेंट है वही हाईलाइट किया है और वही आपको याद करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। ओके, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मेंटोरिस्टिक एस्पिरेंट्स के ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं जो कि टेलीग्राम ग्रुप है। एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।